हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के साथ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर द क्लास ट्वेल्थ और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर के लिए। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ एक यही आती है कि हमको मैट्रिक्स की ज़रूरत ही क्या पड़ी। सी आई हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस का सेट बनाया हुआ है, कुछ टॉपिक्स का सेट बनाया हुआ है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। आफ्टर दैट I will discuss 3.1, 3.2, 3.10 consecutively. हाँ, वन मोर थिंग, अभी अभी रिसेंटली CBSE ने कुछ सिलेबस को कट किया है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मीनिंग ये है कि क्या कहते हैं, उन्होंने वो टॉपिक्स को आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे वो कट कर दिया है, लेकिन दे विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास बिकॉज क्लास में उनके डिस्कस के बिना काफ़ी सिलेबस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। वो मैं आपके साथ एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी कि किस किस चैप्टर का क्या क्या टॉपिक कट हुआ है, एंड आई विल शेयर द PDF टू विद यू। देन द नेक्स्ट थिंग इज कम बैक टू द टॉपिक दैट आई एम सॉरी फॉर दिस। सो कम बैक टू द टॉपिक। सो हमने सबसे पहली चीज़ हमारे पास यही आती है कि हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत ही क्या पड़ी। ऐसा क्या था कि मैट्रिक्स को करने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने क्लास 10th में, और अभी मैं 10th करा भी रही हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में, क्लास 10th में आपने इस टाइप से, अगर आपको मैं इक्वेशन दे देती हूँ 2x + 3y = 10 एंड x - y = 5, इस टाइप की इक्वेशन मैं अगर आपको दे देती हूँ तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, या फिर आप इसको अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट एक रिव्यू दे रही हूँ और इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे वैसे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इनसे आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, बट ये जो मेथड्स थे ना, ये मेजरली हमारे दो ही वेरिएबल यानी x और y हैं और दो ही इक्वेशन हैं, उनके लिए फिजिबल थे, वहाँ पे काम हो सकता था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर मान लीजिए आपके पास मैं कुछ ऐसा इक्वेशन दे देती हूँ, ये लीजिए, मतलब ये बहुत रफ एग्जाम्पल है बट अगर मैं आपको ऐसे बोलना चाहूँ तो दिस इज इट। अब आपके पास इक्वेशन भी तीन है, दिस इज़ वन इक्वेशन, दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन भी तीन है आपके पास, और आपके पास वेरिएबल जो है वो भी तीन है। और कौन वेरिएबल्स हैं आपके पास? x है, y है और z है, ये तीन वेरिएबल्स है। तो अब क्या करेंगे, बस यहीं से मैट्रिक्स की नीड शुरू हो जाती है। यहाँ से ही हमने क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट जो तरीका था सॉल्व करने का, दैट वाज द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या कहता है? मैट्रिक्स कहता है, डेफिनेशन देखते हैं, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर एरे मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम उसको अरेंज कर रहे हैं लाइक दिस। हम कुछ ऐसे करके मैट्रिक्स को बनाते हैं जिसमें दिस इज ऑब्वियसली जिसमें हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, देन वर्टिकली कुछ लिखेंगे, और जो यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे जाएंगे ये हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, सो अब मैट्रिक्स को स्टार्ट कर दिया तो मैट्रिक्स की बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि मैट्रिक्स की ज़रूरत ही क्या पड़ी। अच्छा, आप लोग भी सोचते हो कि हम काफ़ी बार ये एग्जाम्पल क्वेश्चन, मतलब बच्चे बोलते हैं कि हम इतना कुछ पढ़ते हैं 12th में, हमारा यूज़ क्या है, कहाँ है? सी, मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो अभी अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर मान लीजिए आप मैथ्स फील्ड में ही कुछ कर रहे हैं और आपके पास ये इतनी सारी इक्वेशंस डील करने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप उनको मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने मैट्रिक्स पूरा नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता है, देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दीज थ्रू मैट्रिसेस ओनली। ठीक है, इन द मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट देयर कम्स नेक्स्ट थिंग इज, आप गूगल सर्च इंजन करते हैं। अगर आप गूगल सर्च करते हैं, आपके पास एक पर्टिकुलर चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई भी फेमस पर्सनैलिटी को देखा और आपके पास एक जो टॉप मोस्ट पे शो होता है वो क्यों होता है? मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये मैट्रिक्स का ही वो है, यूज़ है। आपकी स्प्रेडशीट, आपकी इकोनॉमिक सारा जो ये चीज़ें बनती हैं, बजट्स के पीछे स्केल प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब जो इफ फॉर्मर स्टूडेंट कैन रिलेट विद मी। सो ये सब चीज़ें हमारे मैट्रिक्स की वजह से ही पॉसिबल हैं। ओके, सो देर आर मेनी यूजेस, बट हाँ, जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे आगे आपको पता चलेगा, तब आपको एग्जैक्ट यूज़ पता चलता है। काफ़ी जो आपके गेम्स है, मोबाइल गेम्स है, वो भी सब मैट्रिक्स की वजह से ही, मैट्रिक्स ही उनके पीछे जो कोडिंग वगैरह करते हैं वो उसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ओके, गॉट इट।
चलिए, हमने फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा व्हाट इज़ मैट्रिक्स, ये हमने डिस्कस कर दिया कि एक रेक्टेंगुलर तरीके से हम अरेंज करने वाले हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर तरीके से कैसे अरेंज कर देंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। मैंने बस आपको ये बता दिया कि इस तरीके से ब्रैकेट बन जाएगा। तो अब आगे क्या, चलिए आगे देखते हैं। इट सेज दैट कि जस्ट इट सेज दैट कि आप मैट्रिक्स को डिस्कस करते वक्त सबसे फॉरमोस्ट थिंग इज़ आप कुछ ऐसा ही ब्रैकेट डिस्कस करने वाले हैं। यही ब्रैकेट बनेगा, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा ये नहीं पॉसिबल है, यही बनेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये हमारा हो गया। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, रोज़ होती हैं इस तरीके से, देन हमारे पास कॉलम्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं छोटी मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करूँ, मान लीजिए 2 3 1 2 ऐसा फॉर्म में, यानी कि अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊँ तो देखिए, आपके पास मैं इक्वेशन देती हूँ, 2x + y = 1, 3x - y इज इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ करके। जो x के कोफिशिएंट्स है वो मैंने इस तरीके से लिख दिए 2 3, और जो y के कोफिशिएंट्स है वो मैंने इस तरीके से लिख दिया। मतलब ये एक प्रोसेस है सॉल्विंग करने का, ऐसे हम कुछ करके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है ना, ये, और फिर इनको हम बाद में मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर देंगे। दिस इज़ इट। ये अभी मतलब सिर्फ समझाने के तौर पे था, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज़ इट। ये आपका एनसीईआरटी, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में देखना है तो एनसीईआरटी पेज नंबर 56 एंड 57 आप एक बार जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं ताकि आप समझ सकें। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि मैट्रिसेस को हम कुछ ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, आप लोग अपने घरों में रहते हैं, यू ऑल हैव एड्रेस, सबके पास एड्रेस है कि इस घर पे जाना है। अगर मुझे मान लीजिए आप मुझे बोल रहे हैं कि इसको चूज़ करो, इस एलिमेंट को, इसका भी तो कुछ एड्रेस होना चाहिए। ये थोड़ी मैं बोल दूँगी कि मैट्रिक्स है जी ये, और इसको, इसमें एक एलिमेंट उठा लो या 3 उठा लो। 3 यहाँ, मान लीजिए 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी मैं 3 कर देती हूँ इस पोजीशन पे। फिर आप क्या करेंगे आप, इनके एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि मैट्रिक्स को अगर मान लीजिए ये आपने इस तरीके से अगर मैट्रिक्स बनाते हैं, मैं आपको रैंडमली कुछ भी एलिमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, रो 1, ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, ये रो 3 है। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रोज को डिपेंड करेंगी, और जो वर्टिकल होंगे वो कॉलम को शो करेंगे। दिस इज मेरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है कि इसका क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हैं रो 1 और ये कॉलम 1, यानी कि इसका एड्रेस क्या हो गया, रो 1 और कॉलम 1। अभी ये रफ है, मैं स्टैंडर्ड अभी बताती हूँ आपको लिखना। इसका एड्रेस क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। ये जाता है हमारा, लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, ये हमारा जाता है, दिस इज़ हमारा ये रो 2, सबसे पहले रो ही लिखा जाएगा एंड उसके बाद कॉलम 2। ओके, अगर मैं, आप मान लीजिए इस एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, यानी कि मैं 8 को कोशिश करती हूँ इसका एड्रेस, ये क्या है, रो 3 एंड कॉलम 2। रो 1 कॉलम 1 की वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 3 थी, और रो 3 कॉलम 2 की वैल्यू 8 थी। ये हमारे इस तरीके से हम एलिमेंट्स को करते हैं डिपेंड। लेकिन ये मैंने भी आपको रफ में बताया है। अब आप अगर स्टैंडर्डली देखें तो ये हमारा रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। हमने क्या क्या डिस्कस कर दिया है अब तक, ये देख लेते हैं एक बारी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स क्या होती है, हम लोग कर सकते हैं हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हमें ऑर्डर, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नोटेशन को डिस्कस करना है। ठीक है, हमें कि मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स की नोटेशन कैसे लेते हैं। मैट्रिक्स, अगर आप सिंगल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं, जैसे ये इसको आगे लिख रहे हैं, तो ये हमारा जैसे कैपिटल ए, ये हमारी डिनोट होती है कैपिटल लेटर से। ठीक है ना, या फिर बी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स वाई मैट्रिक्स जेड, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स अकेली मैट्रिक्स को डील नहीं करती है, उसके अंदर भी कुछ है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ए आई जे, या फिर बी आई जे, या फिर सी आई जे, एनीथिंग वेयर आई डिनोट्स रो and J denotes
कॉलम, ठीक है। सो अगर मैं लिख रही हूँ A11 यानी कि आप एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। A12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे जो स्ट्राइक हो रहा है उस एलिमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। A19 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो अगर आपको कैपिटल लेटर दिखता है तो आप कहेंगे कि कैपिटल लेटर का मीनिंग है वो पूरी एक मैट्रिक्स को दिखा रहा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो स्मॉल लेटर से AIJ फॉर्म में कुछ दिखा रहा है दैट मीन्स वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। हमको एलिमेंट्स और इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या कहने की कोशिश करता है कि देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि आपने यूं ही उठाया और कुछ भी मतलब रेंडमली बोल दिया कि ये मेरी मैट्रिक्स है और ये उसका ऑर्डर है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने एक मैट्रिक्स के अंदर मान लीजिए आपका मानना है मैं एक ही रो रखूँगा या एक ही कॉलम रखूँगा, ऐसा कुछ, या आपको 2 रोज़ रखनी है 2 कॉलम्स रखने हैं, कुछ भी डिफरेंट, तो कुछ तो ऑर्डर बनता है ना, कुछ तो उनका हक बनता है ना यहाँ पे ऐसे करने का। सो लेट अस से मान लीजिए मैं बोलती हूँ आपको कि लेट नंबर ऑफ रोज को मैं मान लेती हूँ m, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर m रोज है, और नंबर ऑफ कॉलम को मैं क्या मान लेती हूँ n, और ये मैंने मैट्रिक्स डिनोट कर जिसके अंदर मुझे नहीं पता m और n क्या है, m और n इस तरह से, ठीक है। और ये कोई मेरी एक मैट्रिक्स है। सो दिस इज माई ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर होता है और ये फिक्स्ड है। यहाँ पे पहले नंबर ऑफ रो लिखी जाएंगी और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाएगा, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। आप पहले कॉलम या बाद में रो नहीं लिख सकते। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अपनी मर्जी से कॉलम को पहले और रो को बाद में ऐसे मत कर दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड है और जिसको आप यूज़ करेंगे। अब आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। डायरेक्टली फॉर्मूले से बोलूँ तो उसका अगर ऑर्डर mn है तो m मल्टीप्लाई बाई n, दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। सो कुछ एग्जाम्पल्स को रफली लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो हैं 3 कॉलम है, ओके, 2 रोज 3 कॉलम्स, एक मैट्रिक्स है। मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल दे दिया। लेट्स एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें आपने 2 रो बनाई हैं 2 और ये R1 और ये R2, ठीक है। और आपको बनाने हैं 2 ही कॉलम, 3 कॉलम, सॉरी मैंने 3 कॉलम बोला था। सो 2 1 3 4 1 2, ठीक है। अब इसमें आप एलिमेंट्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करके आपके पास कितने आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए आपके पास 6। इसका ऑर्डर अगर आप बनाएं, यहाँ पे रो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय कॉलम लिखते हैं, तो रो कितनी है हमारे पास 2 और कॉलम कितनी है हमारे पास 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हो 6, यानी कि तो सेम आ गए। अब आप बोलोगे कि जैसे आपने यहाँ पे काउंट कर लिया ऐसे काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर रो और कॉलम मैंने आपको 91 रोज और 100 कॉलम्स दे दिए तो आप काउंट करने थोड़ी बैठोगे, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे। सो दिस इज इट, ठीक है। सो यहाँ से हमें ऑर्डर पता चल गया। अब आप मुझे बताइए कि A23 की वैल्यू क्या है। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज इट टू आंसर। A31 की वैल्यू क्या है। अब A3 थर्ड रो तो है ही नहीं तो नो वैल्यू। ये मत सोचिएगा कि थर्ड कॉलम उठा लेते हैं और 1, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो क्यों पूछेंगे, नहीं। जब थर्ड रो है ही नहीं तो आप बताओगे कहाँ से, हमेशा पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा, ओके। आर वी डन विद दिस। सो दिस इज इट।
आपको ऑर्डर समझ आ गया, आपको एलिमेंट समझ आ गए। अब हमारा आता है ये क्वेश्चन, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सोचो, वो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स को, मैंने आपको ये बता दिया 8 एलिमेंट्स हैं उसके पास, तो उसके पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऑर्डर कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल ऑर्डर है उसका। अब आप एक चीज़ बताइए, मैंने अभी आपको ये बोला है कि ऑर्डर और एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, लिंक्ड होता है। कैसे, अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सी सी ऑर्डर अगर m इंटू एन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाते हैं, 8। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या दिया हुआ है, m मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 8 दी हुई। सॉरी 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 सॉरी, दिस इज m n, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो m इंटू एन, यानी कि अब आपको निकालना है कि क्या कहते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एम एन का मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई हैव टू राइट फ्रेशली, एम एन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 है। तो इस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, मतलब यहाँ अंदर 8 एलिमेंट्स बिखरे पड़े हैं, ठीक है, तो ये आपको काउंट करना है ये क्या होगा। सो आप ऐसे सोचिए, 1 इंटू 8 अगर आप करते हैं तो भी तो 8 ही आता है, 8 इंटू 1 करते हैं तो भी 8 आता है, यानी ये ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है। 4 इंटू 2 करते हैं तो भी 8 आता है, 2 इंटू 4 करते हैं तो भी 8 आता है। अब आप बोलोगे आपने 1 इंटू 8 लिखा और आपने 8 इंटू 1 लिखा, क्या बड़ी बात हो गई, एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है, फिर से वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑर्डर बोलता है पहले रो आएंगी फिर कॉलम आएगा। सो यहाँ पे मतलब है रो 1 कॉलम 8, यहाँ पे एक रो है 8 कॉलम है, यहाँ पे 8 रोज हैं 1 कॉलम है, यहाँ पे 4 रो हैं 2 कॉलम है, और यहाँ पे 2 रो हैं और 4 कॉलम है, ठीक है। सो इसके पॉसिबल आंसर्स आपके ये हो जाते हैं, इसके पॉसिबल आंसर्स आपके पास बन जाएंगे 1 इंटू 8, ये ऑर्डर हो सकता है, 8 इंटू 1, और सोचिए और कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ से प्रोडक्ट 8 आ जाए, 2 इंटू 4, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल भी है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें ना, तो आप लेट अस सी, मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात करती हूँ, 3x3 मतलब 3 रो और 3 ही कॉलम मैट्रिक्स की बात करने बैठ जाती हूँ। 3 रो 3 कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि लेट अस ड्रॉ, यानी कि दिस इज इट, ठीक है। मैं सीधा एड्रेस लिख, यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसका एड्रेस क्या हो गया, A11 A12 A13 A22 A23 ए सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33 डन। अब आप ये देखिए, ये देखो, ये जो है ना, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल पे ऐसे ज्योमेट्रिकली देखोगे तो बोलोगे अरे ये डायगोनल है, खत्म बात, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए ये, ठीक है। इनकी खास बात क्या है, ये ए आई जे होते हैं, लेकिन आई और जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इक्वल, जैसे कि IB1 JB1 JB IB2 JB2 IB3 JB3, तो दे आर सिमिलर, गॉट इट। सो दिस इज डायगोनल एलिमेंट। सो अगर इस मैट्रिक्स में बोला जाए 3 1 2 3 1 3 -1 2 4 2 1 0 0 3 1 2, तो इसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं, 3 2 1 2, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा क्या कहता है कि जब आपने मैट्रिक्स डिस्कस कर ली, सब कुछ डिस्कस कर लिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ वो हम उसको वेरीफाई तो कर सकते, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट वेज में वो तो कर सकते हैं डिफाइन, कि मतलब कोई मैट्रिक्स कैसी होगी, कोई मैट्रिक्स कैसी होगी, जैसे हर कोई भी कहीं चीज़ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइप निकलते ही हैं, तो ऐसे ही मैट्रिक्सेस के भी टाइप हैं, और वो मैट्रिक्सेस के टाइप क्या हैं, लेट अस सी। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बनता है जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम,
ठीक है, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम का मतलब हो गया सिर्फ एक ही कॉलम। अब आप एक चीज़ बताइए, जब मैं सिर्फ एक कॉलम की बात कर रही हूँ इसका मतलब मैं रो के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। सो रो आपके पास कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 रो हो गई और कॉलम कितना है 1, यानी कि 3 इंटू 1 1। ये भी मैट्रिक्स है जिसमें एक रो एक कॉलम है, एक ही रो एक ही कॉलम। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ कॉलम से रिलेटेड बात करेगा कि एक ही कॉलम होगा। अब आ जाते हैं सिमिलरली नेक्स्ट पे विच इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सिमिलरली कॉलम की तरह ये बोलता है कि ओनली वन रो, सिर्फ एक रो की बात करूँगा मैं। ठीक है, यानी कि इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं, सी जिसके बारे में बात की जाए ना सिर्फ उसी को बोलो। तो 1 2 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये रो क्या है 1। डन। ठीक है, समझ गए। सो हमारा यहाँ पे ये रो मैट्रिक्स अब है हमारे वो ये आपके पास होता है m इंटू एन, जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि अगर ये m और n बराबर हो जाए, जैसे ही ये m और n बराबर हो जाएंगे वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। सी देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, मैं बहुत स्टैंडर्ड वे में डेफिनेशन लिख के बहुत ईजी है समझाना, लेकिन इस अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होगा ढंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सो यानी कि एक मैट्रिक्स जिसमें m क्रॉस n वेयर number of rows and number of columns are equal, this is called a square matrix. Okay, are we done with this? ठीक है, तो आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल मेरे को दे सकते हैं, सोचो, पॉज करो और अपने दिमाग में एक बार ये सोचो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे कि 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स बना दो, ये लो, ये बन गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 क्रॉस 4 की बना दो, 2 क्रॉस 2 की बना दो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। नंबर ऑफ रो और कॉलम तो बराबर करने हैं आपको, इतनी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना। अब सो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स डिस्कस कर दिया है, रो मैट्रिक्स कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स कर दिया। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट डज डायगोनल मैट्रिक्स सेज, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन कि डायगोनल वो तभी होगी जब वो स्क्वायर होगी, तो डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप एक बात देखो, अभी मैंने आपको बड़ी इजीली डायगोनल एलिमेंट्स करवाए थे और आपने एक बात नोट की हो, मैंने वो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से टाइप के उसमें कराए थे, मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको कराए थे, क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस में। मतलब मैंने वहाँ पे 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स ली थी, कोई भी 2 क्रॉस 3 या ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं ली थी। देखो, मान लो आप 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना रहे हो, -1 2 3 0 1 2, कहाँ है डायगोनल एलिमेंट्स, इन दोनों को डायगोनल बनाओगे या इसको डायगोनल, कहीं भी नहीं बना सकते ना आप ऐसे डायगोनल एलिमेंट। और तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमेशा डायगोनल के बारे में ज़्यादातर बात की जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, जब तक वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि A इज इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N वेयर M इज इक्वल्स टू N। ये हमारी बेसिक नीड है, ये हमारी ज़रूरत है, ये होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद वो कहता है इट इज़ सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स जब बोला जाता है व्हेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। एक मैट्रिक्स को डायगोनल तब बोला जाएगा जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे,
ज़ीरो हो जाएंगे। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मीनिंग अगर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा स्पेस का है, ये देखिए, ये 1 2 3 0 0 0 0 0, यानी कि सिर्फ डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं और ये नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट नॉन डायगोनल, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, सो डायगोनल को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं देन वो हमारी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो इज दिस अ डायगोनल मैट्रिक्स? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नो, नॉट बिकॉज इसकी वजह से ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, टू है, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो दिस इज नॉट डायगोनल। ओके, वो ये बोल रहे हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। ठीक है, वो ये नहीं बोल रहे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को आप कुछ भी बना सकते हो। अब हो सकता है ये ज़ीरो ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इन इन भाई साहब पे है, इन वालों पे, इन पे कुछ नहीं है। ये ज़ीरो हो, ये नॉन ज़ीरो हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके अलावा बचे हुए सब अगर ज़ीरो हैं तो वो आपको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है? स्केलर मतलब कोई भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी तो पढ़ी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। स्केलर का मीनिंग हो गया कि कोई भी एक नंबर ऐसे, तो स्केल, अब जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक बहुत बड़ी नीड थी क्या, कि वो आपकी क्या बोलते हैं, स्क्वायर होनी चाहिए। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसको डायगोनल होना पड़ेगा। डायगोनल होना पड़ेगा का मतलब कि उसको अपने सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, नॉन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सारे ज़ीरो होने पड़ेंगे, और जैसे ही वो सारे नॉन ज़ीरो हो जाते हैं तब हम उसके आगे स्केलर की बात करेंगे। तो पहले स्केलर होने के लिए उसको डायगोनल होना ही पड़ेगा। सो लेट अस सी, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि फर्स्ट वो जो नीड है वो ये है कि इट शुड बी डायगोनल, वो डायगोनल होनी चाहिए। ठीक है, सो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be scalar if its diagonal elements are same। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में, यानी कि मान लीजिए ये दिस इज स्केलर, ये डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में मैं 1 2 3 लिख रही थी, चल जाएगा, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, सो इसका मतलब कि अगर मैं ये लिखने की कोशिश करती हूँ 1 2 3 0 0 0 0 0 0, और मैं ये लिखती हूँ 2 2 2 0 0 0 0 0 0, दिस इज डायगोनल ऑल्सो प्लस स्केलर ऑल्सो, ये दोनों हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज हैं ये सेम नहीं है, तो ये स्केलर नहीं हो सकती, लेकिन ये इधर वाली यहाँ पे ये वैल्यूज क्या है, सेम है, ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत आसान है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद द डायगोनल एलिमेंट्स टू बी वन, डायगोनल एलिमेंट वन होंगे, फिक्स्ड है, और बाकी सब क्या होंगे, ज़ीरो। यहाँ पे वन के अलावा आप कुछ भी नहीं उठा सकते, और इसको डिनोट भी कैपिटल आई से किया जाता है बिकॉज आइडेंटिटी का इनिशियल इज आई। ठीक है, नेक्स्ट आता है उससे आगे ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स इज ज़ीरो, सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है,
कि रिलेशनशिप, और मैंने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इन यहीं पे दे दिया है। सो आप एक बार सोचिएगा, कैन यू थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, कि क्या सारी डायगोनल स्केलर हो सकती हैं या क्या सारी स्केलर डायगोनल हो सकती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कैन यू थिंक ऑफ अ रिलेशन बिटवीन स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आप स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं कि हम सारी स्केलर को आइडेंटिटी बोलेंगे या सारी आइडेंटिटी को स्केलर बोलेंगे, या फिर वाइसा वर्सा। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है आज का, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर are said to be equal if, ठीक है, if each corresponding element is equal। मतलब यहाँ पे पहले कंडीशन देखिए, इक्वल होने के लिए मैट्रिसेस को सबसे पहले दो अलग अलग मैट्रिसेस उठा रहे हो, यानी आपने उठाई A इज इक्वल्स टू AIJ और B इज इक्वल्स टू BIJ, ये मैट्रिसेस उठाई। यहाँ पे M क्रॉस N, यहाँ पे P क्रॉस Q। सो इन दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। अगर इधर 2x3 है तो इधर भी 2x3 होगा, अगर यहाँ 1x3 है तो यहाँ भी 1x3 होगा, ये होना चाहिए। उल्टा नहीं कि यहाँ 2x3 और यहाँ 3x2 बोल दो, बोलो नहीं मैम ये तो सेम है, नो, ठीक है। एंड ये सेम होना चाहिए, प्लस में उनका फिर हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 2x2 है और आप इधर भी 2x2 के मैट्रिक्स उठाते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इक्वल होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम से इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग होता है ये, ठीक है। इक्वालिटी पे हम कल दोबारा डिस्कस करके दोबारा इस पे हम और क्वेश्चंस, इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बिकॉज 3.1 में ये काफ़ी आता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये था आज का हमारा मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या है, ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें। सो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियोज़, इट गिव्स अस मोटिवेशन। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स या रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करने हैं, सो देयर इज़ अनदर फैकल्टी हु इज़ गिविंग लेक्चर्स ऑन दैट टू, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और stay home, stay safe, stay healthy. Good luck.